आज की पड़ताल में आज हरियाणा चुनाव की बात करेंगे। यूं तो इम्तिहान पहले से ही शुरू हो चुका है, उसकी तैयारियां भी हो रही थी, लेकिन ये जो नामांकन के बाद की लड़ाई होती है ये बड़ी धारदार हो जाती है, बहुत तेज हो जाती है, क्योंकि अब यहाँ एक तरीके से पूरी ताकत के साथ राजनीतिक दल उतरते हैं। किसकी कितनी तैयारी है और किस तरह के समीकरण इस बार हरियाणा में देखने को मिल रहे हैं, कौन से मुद्दे हैं, ऐसी बहुत सी बातें हैं जिन पर विस्तार से आज हम बातचीत करेंगे। कई मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे और उससे पहले थोड़ी सी जानकारी हरियाणा विधानसभा चुनाव के बारे में, जो कि इस बार काफ़ी दिलचस्प माना जा रहा है। आज नामांकन का आखिरी दिन था। आखिरी दिन को भी टिकट नहीं हासिल कर सकने वाले नेताओं की नाराजगी दूर नहीं हो पाई है। अपनी पार्टियों से नाराज नेताओं की बगावत को लेकर सत्तारूढ़ बीजेपी, विपक्षी पार्टी कांग्रेस और किस्मत आजमाने उतरी आम आदमी पार्टी सभी परेशान है। हालांकि हरियाणा की आईएनएलडी और जेजेपी जैसी क्षेत्रीय पार्टियों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए कई मुश्किलें सामने खड़ी हैं, पर उसके लिए राहत की बात यह है कि विपक्ष भी एकजुट नहीं हो पाया है। लोकसभा चुनाव परिणामों में बहुत अच्छा प्रदर्शन न कर सकने के बावजूद भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को यह लगता है कि बीजेपी को अकेले हराने में सक्षम है। हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाने को आतुर बीजेपी के सामने इस बार चुनौतियां कम नहीं हैं। सत्ता विरोधी लहर और 10 साल सत्ता से दूर चल रही कांग्रेस सबसे बड़ी चुनौती बन रही है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी के प्रदर्शन से पार्टी के रणनीतिकारों में थोड़ी निराशा जरूर है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले पार्टी ने मनोहर लाल खट्टर की जगह पर ओबीसी वर्ग के नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाकर सत्ता विरोधी कारकों को कम करने की कोशिश की थी, लेकिन बीजेपी जिस तरह आधी सीटों पर खिसक गई लोकसभा चुनाव में, उससे बीजेपी को नई रणनीति बनाने के लिए मजबूर होना पड़ा। परिवारवाद को मुद्दा बनाने वाली बीजेपी ने कई नेताओं के बेटे बेटियों को टिकट थमाया है। इसके बाद कांग्रेस ने भी कई बड़े नेताओं के परिवार वालों को टिकट दिया है। यहां यह भी तय है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 एक बार फिर जाट और गैर जाट समीकरण पर लड़ा जाएगा। जाटों की नाराजगी की खबरों के बीच बीजेपी ने संतुलन बनाने की कोशिश की है। कांग्रेस भी भूपिंदर सिंह हुड्डा के नेतृत्व में जाट वोटों के सहारे सत्ता पाने की लड़ाई लड़ रही है। दुष्यंत चौटाला की जेजेपी और सांसद चंद्रशेखर की आजाद समाज पार्टी, काशीराम का गठजोड़ जाट दलित समीकरण साधने में जुटा हुआ है। इंडियन नेशनल लोकदल और बीएसपी भी इसी जाट दलित समीकरण के सहारे मैदान में है। किसान आंदोलन और महिला पहलवानों के साथ हुए व्यवहार से जाटों की बीजेपी से दूरियां बढ़ी हैं, ऐसा माना जाता है। अब देखना होगा कितनी बड़ी हैं नतीजों में, लेकिन गैर जाट वोटों के सहारे बीजेपी चुनावी वैतरणी पार करने की जुगत में है। हरियाणा चुनाव के सियासी समीकरण पर आज चर्चा करेंगे। कई मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे और अगर अभी तक जो बातचीत हुई है, जितने भी मेहमानों से हमने बातचीत की, उसके बाद जो हरियाणा की तस्वीर निकल कर आती है, उसमें स्पष्ट तौर पर यह तो बहुत साफ है कि इस बार मुकाबला काफी कड़ा है। सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के लिए भी लोकसभा चुनाव के नतीजे उन्हें थोड़ा सा परेशान करने वाले रहे और बिल्कुल आधी सीटें हो गई इस बार, लेकिन इसके बाद में सत्ता विरोधी लहर से निपटने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने काफी कमर कसी, बहुत सोच विचार किया गया। हालांकि उम्मीदवारों के नामों की घोषणा करने में बीजेपी ने बाजी मारी। आइए चलिए बात करते हैं इस पर। तमाम राजनीतिक दलों के प्रवक्ता मेरे साथ मौजूद हैं। नरेश शर्मा जी, जो कि प्रवक्ता आम आदमी पार्टी हैं हरियाणा, वो मेरे साथ जुड़ रहे हैं। पंकज बेनीवाल जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। डॉक्टर संजय कुमार, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर रहेंगे, और अंश वत्स जी, प्रवक्ता कांग्रेस, भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। शुरुआत डॉक्टर संजय आपके कमेंट से करना चाहूंगा। इस बार हरियाणा में बहुत सारे समीकरण हैं। सत्ता विरोधी लहर ये तो है, ये माना जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी की तैयारी भी बता रही, लेकिन विपक्ष का भी एक बिखराव देखने को मिल रहा है। ओवरऑल एक ओपनिंग कमेंट में मैं चाहूंगा हरियाणा की तस्वीर आज जब नामांकन का आखिरी दिन है, आप थोड़ा दर्शकों के सामने रखें। कंवेंसी तो है, इससे तो इनकार नहीं किया जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी उसे घिरी हुई दिख रही है, लेकिन दूसरी तरफ जो इनके बगावती उम्मीदवार हैं, क्योंकि लिस्ट इन्होंने जारी करने में जरूर बाजी मारी, लेकिन जो बगावती तेवर अपनाने वाले उम्मीदवार थे वो भी मैदान में कहीं ना कहीं से बीजेपी को नुकसान पहुंचाएंगे। मुद्दे तो हैं ही, मुद्दे पर तो विपक्ष घेरेगी ही इनको, लेकिन सांगठनिक तौर पर भाजपा जहां मजबूत दिख रही है, वहीं माहौल बनाने में विपक्ष कामयाब दिख रही है। और हरियाणा के चुनाव के बारे में कहा जाता है कि माहौल बहुत मायने रखता है। अब देखना होगा कि क्या बीजेपी माहौल बनाने में कामयाब हो जाती है, क्योंकि संगठन और सांगठनिक धार के मामले में कांग्रेस कहीं भी टिकती नहीं है।
क्योंकि कई खेमे में बटी हुई कांग्रेस, ठीक है, रणदीप सुरजेवाला के बेटे को टिकट दे करके या और लोगों को भी टिकट दे करके एक उपकृत करने की कोशिश की गई है, फिर भी कई धुरी बने हुए हैं जिससे इनकार नहीं किया जा सकता है। आप पार्टी से इनकी बात नहीं बन पाई, चूंकि पंजाब में भी आपकी सरकार है, दिल्ली में भी आपकी सरकार है, तो जहां वो चाहते थे जिन सीटों पर, राहुल गांधी भी चाहते थे कि आपको कुछ सीटें दे करके और थोड़ा सा हम लोग एक कंफर्टेबल स्थिति में आ जाएं, लेकिन स्थानीय नेतृत्व राहुल गांधी के विदेश यात्रा का लाभ लेना कहिए या वो स्वयं का फैसला कहिए, उन्होंने आपके साथ किसी भी तरह का गठबंधन नहीं किया। तो चुनौतियां दोनों तरफ से, आप पार्टी भी लड़ेगी चुनाव, ठीक है, वो कितना प्रभाव डालेगी नहीं डालेगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इस बात को भी स्वीकार करना होगा कि जो हरियाणा की जो बगल की 12 सीटें हैं, वहां आप पार्टी जो दिल्ली से सटी हुई हो या पंजाब से सटी हुई, वहां वो प्रभाव डालेगी। जो आपसी खींचतान है, चाहे वो शैलजा का मामला हो, ठीक है, भूपेंद्र हुड्डा जी ने बाजी मार ली है कि ज्यादा से ज्यादा इनके उम्मीदवार मैदान में आए हैं और वो मैदान में भाजपा के साथ दो दो हाथ करेंगे, मुद्दों पर ये घेरेंगे, लेकिन सांगठनिक धार की कमी वहां है, खास करके कांग्रेस में। तो मुकाबला आमने सामने का इस बार दिख रहा है, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी। चूंकि ये जो पार्टियां जो जेजेपी की बात कर रहे हैं, आईएनएलडी की बात कर रहे हैं, या जो और बसपा भी वहां थोड़ा सा आजमा रही है, जी या जो चंद्रशेखर, कुल मिला के इसको ऐसे समझा जा सकता है कि बीजेपी और गैर बीजेपी यानी कि पूरा जो विपक्ष है वो आपस में वोटों का बंटवारा करता है। तो बीजेपी की आस ये होगी कि जितनी जगहों पर वोटों का बंटवारा, चाहे वो क्षेत्रीय दलों के जरिए हो, आम आदमी पार्टी कांग्रेस की खींचतान में हो, क्योंकि समीकरण नहीं बन पाया, तो भारतीय जनता पार्टी, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी है, बीजेपी के सामने चुनौतियां हैं। पंकज जी, ये एक बड़ा सवाल है क्योंकि इस बार आपके लिए हरियाणा का चुनाव चुनौतीपूर्ण हो, खासतौर पर तब जब लोकसभा चुनाव में आपने इसकी एक झलक देखी भी है, कई प्रयास भी किए गए, खट्टर साहब को हटाकर सैनी साहब को लाया गया है, उसके बाद में खैर डिटेल में डॉक्टर संजय ने इस पर बात रखी है। एंटी इनकम्बेंसी से निपटने और एक माहौल शब्द का इस्तेमाल किया, उसको मैं और थोड़ा डिटेल में आप लोगों से समझूंगा, लेकिन आप लोग किस तरीके से माहौल बना पाएंगे कि आपके पक्ष में वो माहौल दिखाई पड़े? नमस्कार प्रवीण जी, सभी साथियों नमस्कार, सभी दर्शकों मेरा नमस्कार। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को माहौल बनाने की जरूरत नहीं है, हरियाणा की जनता ने माहौल बना रखा है, हरियाणा की जनता ने मन बना रखा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार तीसरी बार हरियाणा के अंदर बड़े मैंडेट के साथ बनानी है। तो इसमें हरियाणा की जनता का और भारतीय जनता पार्टी का आपस में सामंजस्य है, गठबंधन है जनता के साथ, इसीलिए हमें पूरा आश्वासन है, आश्वस्त हैं हम कि हरियाणा की जनता लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में लेकर के आएगी। अगर आप देखें देश में, अगर गुजरात का उदाहरण लेके देखें कि हम लगातार सत्ता में बने रहे क्योंकि वहां की जनता के लिए काम किए, मध्य प्रदेश में लगातार बने रहे, उड़ीसा में लगातार बने, लोग कहते थे कि ये अब सरकार में नहीं आएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जहां भी चुनाव लड़ती है वो लगातार जनता के हितों के काम करती है। ये लोग कहते थे कि भाई देश के अंदर भी सरकार सेंटर में नहीं बनेगी भारतीय जनता पार्टी की, एनडीए की, वहां भी भारत देश की जनता ने एनडीए की सरकार बना करके दी। तो ऐसा कह देना कि एंटी इनकम्बेंसी है या कुछ और है, भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किए हैं ये थोड़ा सीमित हो जाएगा पंकज जी। ये उदाहरण जो है, जैसे गुजरात मध्य प्रदेश के साथ हमें हरियाणा का उदाहरण लेना चाहिए। आपका लोकसभा में वो प्रदर्शन नहीं रहा जो कि रहना चाहिए था, उत्तर प्रदेश में वो प्रदर्शन नहीं रहा जो कि रहना चाहिए था राज्य में सरकार होते हुए। तो एंटी इनकम्बेंसी कई राज्यों में है जो लोकसभा चुनाव में दिखी, और निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश मजबूत गढ़ रहा, गुजरात बहुत मजबूत गढ़ रहा, पर सीटें जो कम हुई हैं उसको भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बिल्कुल भी नहीं परवीन जी, भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करती है इन सब चीजों को। भारतीय जनता पार्टी हर उस पहलू पर काम करती है जहां पर जनता को आवश्यकता हो। जनता को लगा कि भारतीय जनता पार्टी से 5 सीटें खिसक कर कांग्रेस के पास चलेगी, तो भारतीय जनता पार्टी ने लगातार नायब सिंह सैनी जी ने, चाहे मोहनलाल बड़ौली जी ने, चाहे मनोहर लाल खट्टर जी ने, सबने एक समिति बनाई, सबने बातचीत की, चाहे अनिल विज जी हो, सारे जितने भी आला कमान था या बड़े नेता लोग थे, जितने कार्यकर्ताओं के साथ संबंध स्थापित किया, सबसे बातचीत करी कि भी कहां पर चूक रह गई, क्यों हम ऐसा पिछड़ गए हरियाणा के अंदर। तो उन सारी चीजों से निपटते हुए आज हरियाणा की जनता के साथ भारतीय जनता पार्टी का बहुत मजबूत गठजोड़ है, और जो काम हमने बीते 10 वर्षों में किए हैं उन कामों के आधार पर भारतीय जनता पार्टी निश्चिंत है हरियाणा की जनता के आशीर्वाद लेने के लिए, और आश्वस्त है कि हरियाणा की जनता का आशीर्वाद हमें मिलेगा 5 तारीख और 8 तारीख को, जब
रिजल्ट डिक्लेयर होगा तो इतिहास में पहली बार ऐसा ठीक होगा है, कि भारतीय जनता पार्टी आपकी इस लगातार बात को यहाँ पर हरियाणा हम में सरकार बनाती है। दर्ज करते हैं क्योंकि आप पार्टी प्रवक्ता हैं और सभी पार्टी प्रवक्ता इसी तरह से दावा करेंगे। लेकिन अंश जी, एक बात सही है कि आप लोगों के लिए बहुत सारी चीजें रही जो बहुत सकारात्मक दिखाई पड़ रही थी। लोकसभा चुनाव में जो ओवरऑल प्रदर्शन है और हरियाणा का प्रदर्शन है, पहली चीज। दूसरा, जो किसान आंदोलन रहा, जो महिला पहलवानों का मुद्दा रहा, विनेश फोगाट आपके साथ, बहुत सारी चीजें सकारात्मक हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी से गठबंधन नहीं हो पाना, विपक्ष में एक जबरदस्त बिखराव देखने को मिलना, ये कुछ चुनौतियां भी हैं जो ये बताती हैं कि कांग्रेस कहीं एक बार फिर झटका ना खा जाए हरियाणा में। देखिए, मैं ऐसा मानता हूं सबसे भाजपा का किस प्रकार का प्रदर्शन करने वाला, ये हरियाणा की जनता ने, इस देश की जनता ने पहले ही देख लिया है। आपने जिस प्रकार से बात किया कि किस प्रकार से लोकसभा चुनाव में 5 सीटों का नुकसान भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ा, ये क्यों उनको उठाना पड़ा? ये यहाँ पे बैठ के भाजपा के प्रवक्ता बड़ी बड़ी भाजपा की यहाँ पे उनकी तारीफें करने पे यहाँ पे लगे हुए हैं कि भैया उन्होंने क्या क्या काम किया, 10 वर्षों का उनका काम था। लेकिन आज हरियाणा की जनता जानती है, हरियाणा की जनता जानती है कि हरियाणा में आज जो सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो बेरोजगारी का मुद्दा है, महिला पहलवानों का मुद्दा है कि किस प्रकार से हरियाणा के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे वो हरियाणा की महिला पहलवानों से नहीं मिल सकते, लेकिन वो बिग बॉस की विजेता से मिलने जा सकते हैं, मनोहर लाल खट्टर जी। तो हरियाणा की जनता ये देख रही है। हरियाणा जो था उसको किन नारों से जाना जाता था? जय जवान, जय किसान, जय पहलवान। ये 3 जो नारे थे ये हरियाणा की पहचान थी। जवानों को उन्होंने अग्निपथ योजना से उनको लूटने का काम किया, हरियाणा के युवाओं को बेरोजगारी दी। उन्होंने किसानों के साथ किस प्रकार से किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री के जो आज भी बयान है, आपकी जो टीम है वो जाती होगी हरियाणा में सर्वे के लिए, तो वो बताते होंगे लोग बाग कि आज भी हरियाणा के जो किसान है, जो ग्रामीण क्षेत्र है, आज भी वहां पे जो लोग हैं, किसान हैं, उनको आज भी इस चीज का दुख है कि हमारे जो मुख्यमंत्री थे वो हम लोगों के लिए कैसे कैसे बयान देते थे कि वो पुलिस को कहते थे कि आप लट उठा लीजिए, उनके सर फोड़ने की बात करते थे। उनको क्या कुछ नहीं कहा। भाजपा की सांसद उनको खालिस्तानी कहती हैं, पाकिस्तानी कहती हैं। वो कहती हैं कि भैया वहां पे बलात्कार होता था, वहां पे मर्डर होता था। इस प्रकार के जब बयान किसानों को सुनने को मिले, और वो भी तब जब वो अपनी मांगों को लेकर जब दिल्ली की बॉर्डर पर बैठे थे, तो आप सोचिए क्या आज किसानों पर बीत रही होगी। आप सोचिए कि क्या बीत रही होगी वहां पे तमाम जो वर्ग है। बेरोजगारी इतनी ज्यादा है, महिलाओं के साथ यहाँ पे तो हरियाणा वही प्रदेश है जो डॉक्टर संजय कह रहे थे, वो माहौल बनाने में, सरकार विरोधी माहौल बनाने में आप कामयाब रहे? नहीं, हम कामयाब नहीं रहे हैं कोई माहौल बनाने में, हरियाणा की जनता कामयाब रही है। जनता ने अपने मुद्दों पर चुनाव लड़ा है। ये जो लोकसभा चुनाव था ना, ये लोकसभा चुनाव में जनता, मैं अंश जी महावीर जी से, जो कि कोच हैं, अपने पहलवानों के कोच हैं, मैं ओलंपिक के दौरान सरकार को बताया, जी ओलंपिक के दौरान बात कर रहा था, मेडल्स को लेकर बड़ी उम्मीदें थी। तो जो कोच साहब हैं उनसे बात हो रही थी मेरी, और उन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा अगर पहलवान हमारे राजनीति में नहीं होते या ये सब अस्थिरता का माहौल नहीं होता, तो मैं दावे से कह सकता हूं कि 8-9 मेडल हमारे पक्के थे जो हम मानकर चल रहे थे। तो बेशक राजनीतिक रूप से थोड़ा फायदा मिला, लेकिन कुछ नुकसान भी हुआ, खेल और राजनीति जुड़ गई। एक बार आप अपना क्वेश्चन फिर से रिपीट कर सकते हैं? कोच जो थे पहलवानों के, उनका कहना था अगर पहलवानों को राजनीति में नहीं खींचा गया होता तो 8-10 मेडल आने पक्के थे। आपको बेशक एक फायदा मिला, एक सरकार के खिलाफ बड़ा मुद्दा मिला, लेकिन कहीं ना, और फिर जब विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया कांग्रेस में बिल्कुल आ ही जाते हैं और वो चुनाव भी लड़ रही हैं बाकायदा, तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि कहीं ना कहीं सरकार विरोधी माहौल बनाने में पहलवान जो हैं उनका राजनीतिकरण हुआ, जिसका नुकसान हुआ, ऐसा कोचेस का कहना है। जी, अब मैं आपने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा, लेकिन मैं आपसे एक चीज कहता हूं कि यहाँ पे कौन सा राजनीतिकरण किया गया था। वो महिला पहलवान थी, वो अपनी मांगों को लेकर बैठी थी। वहां पे एक वो भाजपा के सांसद जो थे, जो कि रेसलिंग फेडरेशन के जो अध्यक्ष थे, वो अब भाजपा के सांसद थे। तो उन्होंने भाजपा की तमाम जितनी भी महिला सांसद थी उन सबको उन्होंने पत्र लिखा था। उन सबसे उन्होंने पत्र लिखकर उनसे मांग की थी कि आप हमारा समर्थन कीजिए। तो इसमें कौन सा राजनीतिकरण है? उन्होंने तो भाजपा को साफ तौर से कहा था कि आपके अध्यक्ष, एक सांसद है, उनके खिलाफ हम कार्रवाई की मांग करते हैं। उन्होंने तो भाजपा से सीधा दखल देने की मांग की थी। तो उसमें कौन सा राजनीतिकरण है? और इस बीच जब भाजपा ने उनको छोड़ दिया था, जब गृह मंत्री जी की जो दिल्ली पुलिस है, उन्होंने महिला पहलवानों को जब सड़कों पर घसीटा था, उसके बाद जब कांग्रेस
कि हमारी जो राष्ट्रीय महासचिव है प्रियंका गांधी जी, जब उनके आंसू पहुंचने जाती है, तो इसमें आप कौन सा राजनीतिकरण कहते हैं? मुझे ठीक ये है, समझ में नहीं आ रहा है। अगर मैं किसी महिला मैं के तो एक साथ अगर सवाल, कुछ गलत हो देखिए रहा है, मेरे पास तो अगर सवाल जो है वो एक प्रवीण जी एक बार मुझे बोलने आम दीजिए, लोगों के मुझे सवाल बस आते बोलने हैं। दीजिए। आपने पार्टी प्रवक्ता के तौर पर बात रखी, वो तो दर्शक तय करते हैं, मतदाता तय करते हैं कि उनको सुनिए, क्या सुनिए, राजनीति। मैं कहना चाहता हूं यहाँ पे कि अगर कोई अपनी मांगों को लेकर बैठा है, अगर किसी के साथ गलत हुआ है, अगर वो अपने अधिकारों को लेकर बैठा है, तो क्या ये राजनीतिकरण हुआ या अपने हक की लड़ाई लड़ना हुआ? आप मुझे बताइए। जी नहीं, मेरी अपनी राय तो कोई बहुत मायने नहीं रखती। पैनल पर आप लोग और सब अपनी अपनी उन्होंने पार्टी को उन्होंने रिप्रेजेंट कर जब रहे हैं। कांग्रेस को मेरी ज्वाइन राय किया मैं तो अपने उस समय उन्होंने आर्टिकल्स क्या में कहा लिख था? देता हूं, या जब भी लेखन करता हूं तो उसमें लिख देता हूं। लेकिन अभी मैं एक एंकर की भूमिका में हूं, तो मेरी राय को रहने दीजिए। पर मैं नरेश जी के पास जाना चाहूंगा। नरेश जी, अभी पहले तो ऐसा था कि जो साथी थे, अब मुझे लगता है बड़ी चुनौती आपके लिए वही होंगे, क्योंकि आपका वोट बैंक कांग्रेस के साथ बटेगा। आपका मुझे लगता है असली मुकाबला अब कांग्रेस से होगा। नमस्कार प्रवीण जी, आपके दर्शकों को और सभी साथियों को। और मुकाबले की बात नहीं होती, मुकाबला जो है जनता डिसाइड करती है कि किसका मुकाबला किससे होगा, क्योंकि जनता को वोट डालना है, कोई पार्टी वोट नहीं डालती है। मेरा कुछ लोगों से कहना भी रहता है कि कई बार पता है कुछ लोग राजनीति के अंदर कहते हैं कि मैं मंत्री नहीं बना, मैं सरकार के अंदर नहीं रहा। जनता सिर्फ विधायक चुनती है, और विधायक चुनने के बाद उसका अधिकार होता है कि वो जो गठन होगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन मंत्री बनेगा। क्योंकि कई बार विधायक ऐसी बातें कहते हैं कि वो सरकार का काम नहीं कर पाते हैं, जी अपने क्षेत्र में काम नहीं कर पाते हैं। वो कह देते हैं कि यही विडंबना रही हमारे देश के अंदर, ये विडंबना बदलनी चाहिए कि जब आपके पास एक जिम्मेवारी है, आप उसका जिम्मेवारी का दायित्व निभाइए और अपने क्षेत्र की जनता के लिए काम कीजिए, क्योंकि क्षेत्र की जनता आपको विधायक बनाती है। कई बार निर्दलीय विधायक भी बनते हैं, और कई कई बार बने हैं, वो 5-5, 6-6 बार निर्दलीय विधायक बनते हैं, क्योंकि वो अपने काम के ऊपर बनते हैं। और मैं ये कहता हूँ कि इस पॉलिटिक्स को चेंज करना चाहिए, और जनता के बीच रहेंगे नेता और काम करेंगे। और आम आदमी पार्टी के नेता अपने कार्यकर्ता देखेंगे। अब मेरे सवाल का जवाब, आपका मुकाबला कांग्रेस से ज्यादा है? नहीं, ऐसा कहीं नहीं, मुकाबले की कोई बात ही नहीं है। हमने जहां भी मुकाबला किया, ऐसा आप देखिए गुजरात के अंदर हमने भाजपा के साथ मुकाबला किया था, और पंजाब के अंदर आपने देखी कि पंजाब के अंदर भाजपा थी नहीं कहीं भी। मेरी एनालिसिस उस वक्त भी थी, गुजरात में अगर आप और कांग्रेस मिलकर लड़े होते तो आप लोगों को वो फायदा मिलता जो ऐतिहासिक हो सकता था, लेकिन आप 5 सीटों तक सीमित रहे। हालांकि 10% आपका वोट प्रतिशत मिला, जो राष्ट्रीय पार्टी बनने में भी आपके लिए कारगर सिद्ध हुआ। लेकिन ये जो आपका कॉम्बिनेशन ठीक से नहीं बन पाता, आधी अधूरी दोस्ती है, ये परेशानी का सबब है। मेरा प्रश्न यही था कि आपका एक ही वोट बैंक है, वो अब बंटता दिखाई देगा, बीजेपी को निश्चित तौर पर फायदा होगा, जैसा डॉक्टर संजय ने भी शुरुआती कमेंट में कहा है। प्रवीण जी, इस चीज के अंदर पता है आपको, एक क्षेत्रीय राजनीतिक दल जो है उसके अंदर कहीं ना कहीं हुड्डा साहब इस कांग्रेस को खत्म करने के लिए अग्रसर है। आपने देखा हुड्डा साहब एक राजनीति करने के लिए, क्योंकि जब आपका शीर्ष नेतृत्व कहता है, राहुल गांधी जी इन चीजों को एनालिसिस कर रहे हैं और अपनी जो गठबंधन की नींव है उसको लेके चल रहे हैं, आगे चल रहे थे, तो उन्होंने पहल की और हमने उसका स्वागत किया। हमने ये नहीं, क्योंकि हम तो तैयारी 5 साल से कर ही रहे थे। कहीं ना कहीं ये जो लोकल नेतृत्व है वो कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी के लिए दब गया। और दूसरा भी देखा कि ऐसे ही अभी जो प्रभारी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपका कमेंट है नरेश जी, बहुत महत्वपूर्ण है, ये दिशा भी देता है चर्चा को। मैं कभी कांग्रेस के अंदर संगठन नहीं बना पाई। आपने खुद देखा कि संगठन के अंदर क्या रहा है। जी जी, संगठन के अंदर भेद होगा, संगठन तो आप कैसे के मुद्दे उठाएंगे, और वो कौन आपका लोकल लीडर जो है वो नेतृत्व करेगा आपकी पार्टी का, क्योंकि आप फोर्स, फिर मैं वो एग्जांपल पे आता हूं। नहीं, हालांकि उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात जो आपने कही कि हुड्डा साहब की, मतलब मैं ये शब्द यूज कर रहा हूं, आपने इस्तेमाल नहीं किया, कि एक तरह से मोनोपोली या उनका वर्चस्व चल रहा है डिसीजंस में, जहां पर राहुल गांधी कुछ चाह रहे हैं वो भी इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहा, जैसे कि आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन। और हम और डॉक्टर संजय इस पर बात कर भी चुके हैं कि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व ये चाहता था, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। और कई प्रवक्ता जब बैठे तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर घेरती दिखाई दी। लेकिन आज पंकज जी का काम आसान हो गया, क्योंकि अभी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जिस तरह से यहां पर आमने सामने है, वैसे ही जमीन पर आमने सामने होंगे। और अंश जी, यही आपके लिए बड़ी चुनौती होगी। मैं आपके पास इस पर टिप्पणी लूं उससे पहले, पंकज जी, आप इसी भरोसे पर हैं कि वोट कैसे बढ़ जाएं, कितने बढ़ जाएं, जेजेपी का बढ़ जाए, चंद्रशेखर और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सब आपस में लड़ रहे हैं तो बीजेपी विरोधी वोट बटेगा, इससे उम्मीदें हैं आपको? देखिए प्रवीण जी, ऐसा सभी राजनीतिक दलों को लड़ने का अपना संवैधानिक अधिकार है, और सभी का अपना वोट प्रतिशत भी होता है, सबको अपना वोट मिलेगा भी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जहां तक आम आदमी पार्टी की बात कर रहे हैं हम लोग, तो आम आदमी पार्टी की एक भी सीट पर जमानत नहीं बचेगी, पहली बात है। क्योंकि 2019 में भी हमने देखा
कि 42 लोगों ने चुनाव लड़ा, 42 के 42 लोगों की जमानतें जब्त हुई। आदमपुर उपचुनाव भी हमने देखा, आदमपुर उपचुनाव में भी जब ये लोग गए तो अपनी बातों को लेकर के अरविंद केजरीवाल या फिर भगवंत मान वहां पहुंचे तो आदमपुर की ही जनता ने पूछा कि भाई एसवाईएल का पानी कब देंगे, पंजाब यूनिवर्सिटी में हमारा हक होना चाहिए, वो कब देंगे। तो तमाम बातों पर आम आदमी पार्टी घिर जाती है और आम आदमी पार्टी के पास आज तक अपना सिस्टम खड़ा नहीं कर पाई है। हाँ, इन दोनों को जो आपस में चुनाव लड़ने के लिए जो उन्होंने मीडिया में लगातार अपनी बातों को रखने के लिए या अपना नाम बना करके रखने के लिए जो एक ड्रामा रचा था, वो ड्रामा आज हरियाणा की जनता के सामने बिल्कुल आ गया है। अंश जी ने कहा कि अभी हमारी 5 सीटें आ गई, 5 सीटें रह गई। अरे 2014 में आपकी सरकार 2014 से पहले 10 साल लगातार थी, आपकी सरकार ने गलत काम किए थे क्या कि आपकी सारी सीटें चली गई? 2019 में आपकी 0 सीटें आ गई, क्या आपकी सरकार ने काम नहीं किए थे क्या हरियाणा के अंदर? बीते इतने वर्षों तक आपकी कांग्रेस की सरकार हरियाणा में अंदर रही और आपको 0 पर हरियाणा की जनता ने लाकर छोड़ दिया। आपको सोचना पड़ेगा कि आप लोगों की कार्यशैली कैसी थी। आपने किसानों का मुद्दा उठाया, बिल्कुल ठीक उठाया। आज किसानों के लिए अगर 24 फसलों पर एमएसपी देने की बात कर रही है तो नायब सिंह सैनी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। आपकी सरकार ने नहीं किया। आपकी सरकार कितनी फसलों पर एमएसपी देती थी? अंश जी, आप अपने टाइम पे जरूर बताना। भारतीय जनता पार्टी जब फसल खराब होती है तो 15,000 रुपए एकड़ के हिसाब से मुआवजा देती है। आपके टाइम पे 5 रुपए के, 2 रुपए के, 3 रुपए के चेक मिला करते थे। हरियाणा की जनता भूली नहीं है इन चीजों को। बिल्कुल किसानों की बात होनी चाहिए। किसानों के लिए किसान सम्मान निधि अगर दे रही है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर दे रही है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बेरोजगारी पर बात होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। आपके समय में 86,000 नौकरियां दी गई और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में बीते 10 वर्षों में 1,46,000 नौकरियां दी बिना खर्ची पर्ची के। जो बच्चे पढ़ लिख के अपना भविष्य संवारना चाहते थे, नौकरियां लेना चाहते थे, उन्हीं को नौकरियां मिली। आपके राज में पैसा जो देते थे, जो सेटिंग के साथ आते थे, साठगांठ करके आते थे, उनको नौकरियां देते थे। हरियाणा के उज्जवल भविष्य को आप अंधकार में लेकर के जाते थे। ईपीएफओ का जो डाटा है वो ये कहता है कि हरियाणा में अब जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद जो जॉब क्रिएशन हुए वो 1,60,00,000 है। आपके टाइम में वो डाटा था सिर्फ 61 लाख का। हमने तो इतना ज्यादा बढ़ा करके, और आज टोटल जो ईपीएफओ मेंबर्स हैं वो है 2,22,00,000। तो हमने तो 1,60,000 बीते 10 वर्षों में, ठीक है पंकज जी, मल्टीपल इश्यूज हैं, मुझे चर्चा में सभी को शामिल करना है। परवीन जी 2 लाइन और इन्होंने बहुत बातें की, मैं इनका जवाब तो देना पड़ेगा। इन्होंने अग्निवीरों के लिए बात की, बिल्कुल अग्निवीरों के लिए बात होनी चाहिए। आज जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव है तो आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ आज गठबंधन करते हैं और उनके मैनिफेस्टो में क्या है कि 370 को लागू करेंगे, 35A को लागू करेंगे। और वहां पर अगर ये लागू होता फिर से पत्थरबाजी, फिर से आतंकवाद होगा। वहां पर कौन मरेगा? हरियाणा का जवान मरेगा। बिल्कुल बात होनी चाहिए कि हरियाणा के जवान, ठीक है, आप जम्मू कश्मीर में ठीक है पंकज जी, मुझे एक ब्रेक पर जाना है। मैं चाहता हूं कि ये अनुत्तरित ना रह जाए, लेकिन अंश जी बहुत सारे मल्टीपल इश्यूज हैं। मैं डॉक्टर संजय के पास भी जाना चाहता था, पर पंकज जी ये बात तो सही है, हम कर्नाटक से लेकर तमाम राज्यों के क्लासिक एग्जाम्पल्स जानते हैं कि लोकसभा चुनाव के नतीजों का बहुत असर विधानसभा चुनाव के नतीजों पर नहीं पड़ता है। एक बात यह है, बाकी बहुत सारे इश्यूज हैं जो पंकज जी ने रखे हैं। आप कुछ कहना चाहें तो संक्षेप में कहें, फिर भी आप एक अपनी बात रखें। जी, मैं एक चीज इस पे कहना चाहता हूं कि जो परिणाम आने वाला है वो हरियाणा की जनता पहले ही जान चुकी है। जिस प्रकार से इनकी टिकटों को इनके जो प्रत्याशी हैं वही लौटा रहे हैं, तो उससे स्पष्ट है। जिस प्रकार से एक के बाद एक बगावत का दौर शुरू हो गया है, तो उससे इस प्रकार से इनका जो परिणाम है वो स्पष्ट रूप से हरियाणा की जनता को दिख रहा है कि भाजपा की सरकार जो ये बड़े नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि तीसरी बार बनने जा रही है, तो वो नहीं होने वाला है। क्योंकि जनता जो है वो यहाँ पे जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, मैं इस डिटेल में अपनी बात को आगे रखूंगा कि किसानों को लेकर यहाँ पे बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन ये आज भी इस चीज पे इन्होंने जवाब नहीं दिया कि क्यों उनकी सांसद ने कहा कि जो किसान आंदोलन हुआ था वहां पे वहां पे बलात्कार हुआ था, वहां पे मर्डर हुआ था। इस चीज का जवाब इन्होंने नहीं दिया। ये यहाँ पे बड़ी बड़ी बेरोजगारी को लेकर बात कर रहे थे, लेकिन इस बात का इन्होंने जवाब नहीं दिया कि क्यों आज हरियाणा में जब इतने सारे इन्होंने रोजगार दिए तो लेकिन वो 2 लाख सरकारी पद नहीं भर पाए और 30 से ज्यादा पेपर लीक क्यों हो गए, इस चीज का ये जवाब नहीं दे पाए। इन्होंने यहाँ पे बड़ी बड़ी बात की, यहाँ पे इन्होंने बड़ा बड़ा सवाल किया कि हरियाणा में कांग्रेस का संगठन नहीं है, लेकिन उस इनका तो आज पन्ना प्रमुख तक है, लेकिन उसके बाद भी आज 5 सीटें गवा के बैठ गए हैं। उस चीज का जवाब नहीं दे पाए क्योंकि आज हरियाणा की जनता जानती है कि
कांग्रेस पार्टी ठीक है। एक देखिए, मजबूत अभी विकल्प है, दर्शक जब सुन जिसके रहे साथ होंगे वो तो जुड़ना भारतीय जनता चाहते हैं, पार्टी को जिसको सुनते आगे हैं वो एक अपनी तस्वीर सरकार आती के है, तौर पे देखना चाहते हैं, क्योंकि कांग्रेस उन्होंने प्रवक्ता को 2004 सुनते से हैं एक लेकर तस्वीर आती है, 2014 तो तक यही यही जो यही कार्यकाल डिबेट का था, मकसद भी होता है। उन्होंने दोनों ही अपनी पार्टी का रुख रख रहे हैं। डॉक्टर संजय के पास भी मैं जाऊंगा। डॉक्टर संजय, आपने तीनों ही राजनीतिक दलों को सुना जो मुख्य हैं, हालांकि जेजेपी, इनेलो, इनका भी अपना एक जोर देखने को मिलता है, लेकिन महत्वपूर्ण विषय यही आ रहा है जो मुझे अभी तक समझ में आया निकलकर कि भारतीय जनता पार्टी की आस एंटी इनकम्बेंसी के खिलाफ या उससे जो चुनौती पेश आ रही है उससे निपटने के लिए विपक्षी वोटों का बिखराव ही है। यह समीकरण कितना मजबूत दिखाई देता है, जबकि आम आदमी पार्टी के बारे में पंकज जी कह रहे थे कि जमानत भी नहीं बचा पाएगी। कितनी तैयारी आप मानते हैं अन्य दलों की, या आपको लगता है कि जनता जब वोट देने जाती है तो वो मजबूत विकल्प की तरफ आगे बढ़ती है? उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल जैसे कई चुनाव हैं जो हमने देखे हैं, अगर जाट और गैर जाट में यह बंटवारा होता है तो आप किस तरीके से इसको एनालाइज करेंगे कि क्या कांग्रेस को इस बार जो कांग्रेस का वोट बैंक है वो इंटैक्ट रहेगा या बढ़ सकता है? नहीं, क्योंकि बाकी पार्टियों के साथ समझौता नहीं हो पाया। आप पार्टी ने तो प्रयास किया, राहुल गांधी जी भी चाहते थे, लेकिन आप पार्टी के साथ समझौता नहीं हुआ। तो मैंने शुरू में ही कहा है कि ऐसा कुछ नहीं है कि आप पार्टी को बिल्कुल शून्य पर मान लिया जाए कि आप पार्टी कोई प्रभाव ही नहीं दिखा पाएगी। जो दिल्ली से सटी हुई उनकी सीटें और जो पंजाब से सटी हुई सीटें, वहां पर आप पार्टी प्रभाव डालेगी, और जो वोटों का जो क्षरण होगा, वोटों में जो बिखराव होगा, उसके घाटे कांग्रेस को होंगे। ठीक है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा चाहे जितना भी वो दावा कर ले कि हम बिखराव नहीं होने देंगे, आप पार्टी की कोई जमीन यहाँ नहीं है, लेकिन बिखराव होगा। जहां तक रह गई कि और जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जो छोटी छोटी पार्टियां जिन्होंने आपस में गठबंधन भी किया है, वो भी वोटों का बंटवारा करेंगे। जेजेपी चाहे जितना उनको लोग किनारे कर दे, लेकिन ऐसा नहीं है कि जेजेपी कोई प्रभाव नहीं दिखा पाएगी, बसपा कोई प्रभाव नहीं दिखा पाएगी, या जो चंद्रशेखर जी की जो पार्टी है वो कोई आजाद समाज पार्टी कोई प्रभाव नहीं दिखा पाएगी। सिरे से किनारे कर दिया जाए, ऐसा कुछ नहीं। रह गई बात कि एक जो कांग्रेस का जो कॉन्फिडेंस है कि हम 0 से 5 पर आ गए थे लोकसभा में, और भारतीय जनता पार्टी 10 से 5 पर आ गई, बिल्कुल इस सच्चाई को सब कुछ स्वीकार करते हैं। लेकिन इसके बाद भी जो 44 विधानसभा है वहां भारतीय जनता पार्टी आगे रही है, और 42 विधानसभा में कांग्रेस आगे रही है। तो अगर विधानसभा वाइज भी लोकसभा का भी एक देखा जाए, लोकसभा चुनाव हुए बहुत दिन नहीं हुआ है, तब भी 44 सीटों पर बीजेपी अपनी बढ़त बनाए हुए। तो बीजेपी के खिलाफ बिल्कुल वो जो पहलवानों का गुस्सा को लेकर के एक जो माहौल है, किसानों का जो एक है प्रभाव, जिस तरह से ठीक है कह रही है बीजेपी कि हम 24 फसलों पर एमएसपी दे देंगे और किसानों को हम किसी भी कीमत पर नाराज नहीं होने देंगे, अपनी योजनाओं को लेकर के भी बीजेपी जाएगी और बताएगी। एक परिवारवाद पर जो लगातार, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, पिछली विधानसभा का चुनाव हो, परिवारवाद पर बीजेपी लगातार चोट करते रही है कि हरियाणा का जो कांग्रेस पार्टी है वो परिवार, या जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो परिवार के इर्द गिर्द रहती है, हम अपने कार्यकर्ताओं को टिकट देते हैं। तो परिवारवाद पर जो चोट करते रहती है, भ्रष्टाचार पर जो चोट करते रहती है ये, लेकिन बेरोजगारी एक मामला है हरियाणा में, अग्निवीर का मामला है। हरियाणा के हर घर से एक नौजवान निकलता है जो सेना में इस उम्मीद में जरूर जाता है कि हमारी भर्ती हो जाएगी, हमारे परिवार को एक निश्चित तौर पर एक राशि का आवंटन होगा जिस राशि से मेरा घर परिवार आगे बढ़ेगा। तो मुद्दे हैं, लेकिन उसके बाद भी मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस के पास सांगठनिक धार की कमी है। इनके जिला स्तर पर संगठन अभी भी नहीं है, और वो पन्ना प्रमुख पर काम कर रहे हैं। तो अब लड़ाई तो आमने सामने कांग्रेस वर्सेस बीजेपी है, ये स्पष्ट हो गया है। ये जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जेजेपी वगैरह, मैं देख रहा था जहां पर दुष्यंत चौटाला आते हैं, वो वहां के एक दर्शक बता रहे थे कि पिछली बार तो 48,000 से जीते थे, इस बार 4800 वोट अगर वो ले आए तो बहुत, ये पीड़ा या ये शिकायत उनसे थी। तो अब सोचिए कि कितना नाराजगी है जेजेपी जो पिछली बार 10 सीटें ले आई थी। तो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस वहां चुनाव होने जा रहा है। क्षेत्रीय पार्टियां बहुत कुछ नहीं कर पाएगी, लेकिन एक तीसरा कोण जो निर्दलीय वहां बना देते हैं, जो एक बड़ी भूमिका में आ जाते हैं कि अगर उम्मीदवारों को लेकर के नाराजगी होती है कि कांग्रेस और बीजेपी के उम्मीदवार कमोबेश वही हैं जो हमारे हितों का ध्यान नहीं रखते हैं, वहां पर लोग निर्दलीय पर
दांव लगा देते हैं या निर्दलीय उम्मीदवार को जिता देते हैं। हम्म। तो देखना होगा कि क्या कांग्रेस के प्रति जो एक माहौल है, माहौल हावी होगा या भारतीय जनता पार्टी अपनी योजनाओं के माध्यम से। डॉक्टर संजय, जब आप परिवारवाद और बोल रहे हैं तो एक बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा जो है वो भी साथ में ग्राफिक्स के जरिए चल रहा है, जिसमें हम देखते हैं कि स्पष्ट तौर पर जाट जो है वो कितने महत्वपूर्ण है वोटर्स के लिहाज से, दलित कितने महत्वपूर्ण हैं। जाट दलित समीकरण बनता है तो ये बहुत महत्व का होगा। ये भी कुछ समीकरण होते हैं जिनका बड़ा विचार किया जाता है, टिकटों का आवंटन हो या जो भी कोई बयानबाजी होती है उसमें भी इनका बड़ा ध्यान रखा जाता है, और वो लगातार फिगर्स में दर्शकों को दिखाता भी जा रहा हूं। पंकज जी, आप कह रहे थे कि आप आश्वस्त हैं, आपको लगता है कि बीजेपी और जनता के बीच गठजोड़ हो गया है। इस कॉन्फिडेंस की वजह क्या है? मतलब आप कोई सर्वे करवाया है आपने, या किस आधार पर यह कहा जाए? ये कोरा एक बयान ना लगे भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता का, बल्कि कुछ ऐसा ठोस बताइए जिससे कि आप अपनी बात को पुख्ता कर पाए। देखिए प्रवीण जी, भारतीय जनता पार्टी के जो काम है, मैं अपने पार्टी के जो काम किए हुए उनके आधार पर जनता से जब हम संवाद करते हैं, हम किसानों से पूछते हैं कि 24 फसलों पर एमएसपी की अगर बात है तो भारतीय जनता पार्टी ने की है क्या? पहले जब से हरियाणा आजाद हुआ है तब से लेके आज तक किसानों को सुध लेते हुए क्या किसी भी सरकार ने कहा है क्या हम आपकी फसलों को एमएसपी पर खरीदेंगे? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसने आपके जो चीजें हैं जिनके लिए आप मारामारी चलती रहती है, जिसके लिए किसान परेशान होता है, उसको अगर आज पूरा करने के लिए आमदा हुई है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हुई। किसान खुश है उस चीज के लिए। बोला जी ऐसा कभी किसी ने नहीं किया। पहले आप लोगों ने 14 फसलों पर और आज 24 फसलों पर एमएसपी की अगर बात कर रहे हैं गारंटी देने की, तो आप लोग बात कर रहे हैं। हम कहते तो हैं कि आंदोलन वाली जो नाराजगी है उसको क्या आप बिल्कुल खारिज करते हैं? अंश जो है वो ब्रेक से पहले कह रहे थे, मारे जाने की बात भी कह रहे थे, बहुत सारी बातें वो जो नाराजगी है उसको क्या बिल्कुल आप नजरअंदाज या खारिज कर रहे हैं कि ऐसी कोई नाराजगी नहीं, वो सिर्फ कांग्रेस का नैरेटिव है? सिर्फ कांग्रेस का नैरेटिव है, और कांग्रेस का जो नैरेटिव था उस पर भी मैं बात करना चाहूंगा। राहुल गांधी कहते थे कि आरक्षण खत्म कर आऊंगा अंश जी, मैं आऊंगा, आप ही के पास आऊंगा। लेकिन आज विदेश में बैठ करके विदेशी की जो ताकतें हैं जो भारत को भी कमजोर करना चाहती हैं, उनके साथ बैठ करके राहुल गांधी क्या कहते हैं? सही समय आने पर भारत से रिजर्वेशन को खत्म कर देंगे। वो सही समय का इंतजार ये है कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां पर, तो जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है आरक्षण को कोई भारत में या हरियाणा में छू भी नहीं सकता। लेकिन जैसे ही कांग्रेस की सरकार आएगी वो सही समय होगा कि हम वहां से आरक्षण को खत्म कर देंगे। मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के बारे में बता रहा था कि जेएंडके में इन्होंने ऐसी पार्टी के साथ गठजोड़ किया है, गठबंधन किया है, जो कहती है कि 370 को फिर से लागू कर देंगे, 35 को फिर से लागू कर देंगे, यानी कि वहां पर पत्थरबाजी ये सारी चीजें बढ़ जाएंगी। ये एकदम विषयांतर हो जाएगा। उसमें क्या होगा कि अभी फिर वो आ जाएगा कि मुफ्ती महबूबा मुफ्ती जो है और उमर अब्दुल्ला जो है राशिद इंजीनियर की जमानत का मामला उठा रहे हैं, वो तो एक अलग समीकरण हो गए, यहाँ का अलग समीकरण है। और राहुल गांधी पर हमने बहुत बात भी करी है, ऐसा नहीं, डॉक्टर संजय भी रहे मेरे साथ पैनल पर, हमने खूब बात करी। सीधा संबंध है क्योंकि हमारे फौजी भाई वहां पर तैनात हैं। अगर वहां पर उनका अपमान होता है, उन पर लाठियां या पत्थरबाजी होती है या उनको मार दिया जाता है, तो वो हरियाणा के ही जवान होंगे। इसलिए मैं इस बात का जिक्र अपनी हर बात ठीक है पंकज जी, आप पार्टी प्रवक्ता हैं, आपका पूरा अधिकार है, आपने कुछ पॉइंट्स रखे। मैं चाहता हूं एक एक करके उन पॉइंट्स को समझें। नरेश जी को तो मैं बहुत कम अवसर दे पा रहा हूं, इस बात का एहसास है नरेश जी मुझे। मैं आऊंगा आपके पास में और इसकी वजह भी जानना चाहूंगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हरियाणा की जमीन पर भी कुछ ऐसी स्थिति चल रही है। लेकिन अंश जी उससे पहले कुछ कहना चाह रहे हैं, वो जरा मैं सुन लेता हूं। जी, यहाँ पे बड़ी बड़ी बातें की गई हैं भाजपा के प्रवक्ता द्वारा, लेकिन जो यहाँ पे एक तो इन्होंने बहुत बार, जितनी भी बार उन्होंने अपनी बात रखी है, दो चीजों पर उन्होंने बात रखी है। एक तो किसानों को लेकर उन्होंने बात की है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये किस मुंह से अपने आप को किसान हितैषी कहते हैं। अगर एक चुने हुए मुख्यमंत्री किसानों को, पहली बार हमने देखा है कि आपने जो दिल्ली बॉर्डर है उनको आपने इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर बना दिया। आपने कभी देखा है कि कीले काट दी गई हो, उन पे लाठियां चलाई जा रही हो, उन पे आंसू गैस के गोले दाग रहे हो? तो आप एक मुख्यमंत्री आपके कहते हैं कि पुलिस को कि आप लठ उठा लीजिए, आप उनको देशद्रोही कहते हैं, उनको आतंकवादी कहते हैं। और ये जो तमाम बातें ये भाजपा के प्रवक्ता के मुंह से निकल गया है कि जो उन्होंने ये कहा कि किसान आंदोलन सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी का नैरेटिव था, यानी उन्होंने किसान जो अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए थे उनसे उन्होंने सरे से नकार दिया है कि वो किसान नहीं थे। और वही जो बार बार उनके तमाम नेता, चाहे वो बात हो कंगना रनौत की कि किस प्रकार से उन्होंने किसान आंदोलन को
बार बार उन्होंने बदनाम करने की कोशिश की, भाजपा के प्रवक्ता ने आज यहाँ पे बदनाम करने की कोशिश की, उनके नेताओं ने बार बार तमाम एक मिनट मंचों से जो पंकज बदनाम जी, करने की एक कोशिश मिनट की। पंकज जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, आप क्योंकि एकदम। नहीं, एक सेकेंड, नहीं नहीं हाँ, तो प्रवीण जी, अपनी बात प्रवीण जी, मैं पूरी किसी के करिए। बीच में नहीं बोला जी था, जी मैं जी किसी के बीच में नहीं बोलता हूं, मैं प्लीज आशा करता हूं। इनके जो प्रधानमंत्री जी हैं, मोदी जी, जब उनसे संसद में कहा जाता है कि जो किसान शहीद हुए हैं उनको मुआवजा दिया जाए, तो मोदी जी कहते हैं एक मिनट मेरे पंकज जी, थोड़ी ना सुन नहीं मरे पा हैं। रहे हैं अभी और हम उसके आपको, बाद यहाँ पे बैठ इनकी के अपने आप अंश को जी की किसान बात खत्म हितैषी हो जाए। कहते हैं। जी एक सेकेंड, और इसके बाद ये यहाँ पे बैठ के अपने आप को किसान हितैषी कहते हैं, जब इनके प्रधानमंत्री कहते हैं कि वो मेरे लिए थोड़ी ना मरे हैं, और यहाँ पे बैठ के किसान हितैषी बनने का नाटक कर रहे हैं। यहाँ पे बात कर रहे हैं कि आरक्षण खत्म करने की जो बात राहुल गांधी जी ने की थी, आज मुझे गर्व है कि मेरे जो नेता हैं वो ऐसे नेता हैं जिन्होंने पूरा लोकसभा चुनाव जो था वो संविधान के मुद्दे पर लड़ा था। आज भी जब भी वो कहीं पे भी जाते हैं, वो संविधान की उस कॉपी को लेकर जाते हैं। वो संविधान को आज इस देश के प्रधानमंत्री को उन्होंने मजबूर किया, जिन्होंने, एक सेकेंड, उन्होंने मजबूर किया कि जब वो संसद में जब वो गए थे 2024 के चुनाव के बाद, कि उनको उस संविधान की कॉपी को उनको नतमस्तक होना पड़ा। ये मेरे नेता की खासियत है कि जो अहंकार उनके अंदर था कि वो कुछ भी अपनी बहुमत के आधार पे अंश जी, संविधान को बदल पॉइंट पर सकते हैं। आइए ना, पॉइंट पर आइए ना, रेटोरिक हो जाएगी बात। ऐसा लग रहा है कि बहुत ग्लोरीफाई हम करें किसी भी नेता को, वो भी अभी अपने नेता के बारे में बोलेंगे, आप भी बोलेंगे। पॉइंट ये था कि आरक्षण पर जो बयान दिया था उसका एक इम्पैक्ट पड़ेगा, तो अगर उस पर आप कुछ कहना चाहें तो अपनी बात संक्षेप में कहें कि आरक्षण को लेकर। उसी पे ही कह रहा हूं, उसी आरक्षण के मुद्दे पे ही कह रहा हूं मैं। तो ये किस मुंह से अपने आप को आरक्षण को लेकर जो यहाँ पे बात नहीं, कर पर रहे हैं? उन्होंने ये तो कहा ही है कि अभी नहीं, पर सही समय आएगा तब इस पर विचार किया जाएगा। उनका ये पॉइंट तो है ही, उन्होंने बयान दिया है। नहीं, सुन तो लीजिए एक बार प्रवीण जी। जैसी लोकसभा चुनाव खत्म हुआ उसके बाद इनके तमाम जो नेता थे उन्होंने क्या बयान दिया, चाहे वो बात तो हरियाणा के जो मुख्यमंत्री है नायब सैनी जी, उन्होंने कहा कि जो हरियाणा की जनता है नहीं अंश जी, ऐसे क्या होगा, विषयांतर और ये समय की भी बर्बादी होगी। मैं जो पूछ रहा हूं आप उस पर असहज होंगे, क्योंकि मैंने पहले ही कहा मैं इस पर घंटों चर्चा कर चुका हूं। मैं जानता हूं कि इसका जवाब आपके पास नहीं आएगा। पंकज जी बहुत संक्षेप में, क्योंकि मैं नरेश जी के पास जाना चाहता हूं, डॉक्टर संजय को भी सुनना चाहते हैं हम। संक्षेप में आप, क्योंकि आप पे कुछ पॉइंट उठाए हैं। मैं जो इन्होंने बार बार संविधान को लेकर के बात की, मैं बस उसी पर एक लाइन रखूंगा, फिर आप आगे चले जाए जी। इन्होंने कहा कि हमने बड़ा मान सम्मान किया, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कितना मान सम्मान इनके कार्यकाल में हुआ कांग्रेस में वो ये जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद, मोदी जी की सरकार आने के बाद जो 5 स्थान थे उनको पंच तीर्थ बनाने का अगर काम किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मैं ये बताना चाहता हूं, अगर किसी ने संविधान के निर्माता या संविधान को अगर मानते हुए देश को आगे बढ़ाने की बात की है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार। ठीक है, आपने अंश जी कहा था मैं बीच में नहीं बोलता, लेकिन आप बीच में बोल पड़े। ठीक है, आप ठीक है पंकज जी, आपने कहा था एक लाइन में। अंश जी आपने कहा था मैं बीच में नहीं बोलता, आप बीच में बोल रहे हैं। रुक जाइए। नरेश जी, आप देख रहे हैं मुद्दा बीजेपी और कांग्रेस के बीच में कई मुद्दे दिखाई दे रहे हैं। डॉक्टर संजय की एनालिसिस को भी आपने सुना, उन्होंने बड़े डिटेल में बताया। आम आदमी पार्टी को किन सीटों पर भरोसा है, कितनी सीटों पर अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे? बहुत उससे ये वो वाला नहीं एकदम एक सतही कि सभी सीटों पर अच्छा करेंगे। मैं जानना चाहता हूं क्या सचमुच दिल्ली से लगे हुए, पंजाब से लगे हुए कुछ सीटों पर आपका ज्यादा फोकस है? कितनी सीटों पर आप लोग फोकस कर रहे हैं? प्रवीण जी, एक तो अभी जो बताया संजय जी ने खुद ही बता दिया आपको, आपके डिबेट का निचोड़ ही निकाल दिया उन्होंने कि कहां था हम मजबूत हैं ऑलरेडी। वो तो आपको पहली बात पता चल चुकी है। और दूसरी बात आपने कहा दिल्ली से सटे हुए, ऑलरेडी दिल्ली से सटे हुए जितने भी एरिया है और पंजाब से सटे हुए, और कोशिश हमने पूरी की 5 साल जनता के बीच आवाज, तो जनता के जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उनके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं, उनके ऊपर बात करेंगे। अभी मैं जवाब देने के लिए, क्योंकि आपने बीच में सिर्फ 2 ही गेम खेल रहे थे, आप तीसरे को बीच में इन्वॉल्व नहीं किया, नहीं तो जवाब। अरे ये जमीन पर भी तो नहीं है कि तीसरा है कि नहीं है, बस वही तो मैं जानना चाह रहा था। तो जमीन पे तो हम पंजाब में भी नहीं थे, कहीं हमें कोई दिखाता ही नहीं था। नहीं, मैं मानता हूं गुजरात में भी आप लोगों ने अच्छा प्रदर्शन किया, इसमें कोई दो राय नहीं। गुजरात के अंदर हमें कौन दिखा रहा था जमीन के ऊपर, लेकिन हमने जो प्रदर्शन मैं आप ही आपको मौका दूंगा। जब हरियाणा में अगर आपने जबरदस्त प्रदर्शन कर दिया तो विश्वास करिए आप ही आपको मौका मिलेगा। ये तो मौका खैर हम तो खुद ले लेंगे, फिर आपसे हाँ, मिल जाएगा, जरूरत नहीं पड़ेगी मौका देने के लिए। जी। तो वो तो हम आपका धन्यवाद करेंगे, और बाकायदा मैं आपका धन्यवाद करूंगा मौका। और फिर अभी आंकड़े की बात कर रहे थे जी। हमारे बीजेपी के प्रवक्ता साहब भी कह रहे थे कि जमानत जब्त हो गई। जरा मैं इनका रिकॉर्ड दिखा देता हूँ। 2000 के अंदर ये लड़े थे सिर्फ 29 सीट्स पे, इनका वोट शेयर होता था 10% भी नहीं। कभी ये 2.5 का आंकड़ा पार नहीं कर पा रहे, 10 का जो उससे नीचे रह जाते थे वोट परसेंटेज। 2005 के अंदर 90 सीटों पर लड़े थे ये,
2 सीटों पे रह गए थे हरियाणा के अंदर। 2009 के अंदर बात देख लीजिए, 90 सीटों पे लड़े थे, 4 सीटों पे रह गए थे। 2014 के अंदर मोदी जी के उस पे सिर्फ एक लहर के अंदर, तो ये अपना हरियाणा के अंदर वजूद बना पाए, नहीं तो ये अपना वजूद तलाशते रहते थे हरियाणा के अंदर। कहां पे वजूद था हरियाणा में, कोई पूछता भी नहीं था भाजपा के। हम सोते थे, मैं बताता हूँ, आरएसएस के अंदर जब हम झंडे लगाते थे, जब हमें पता चलता था कि भाजपा को कोई नाम लेने वाला नहीं होता था, भाजपा के सिर्फ 4 या 5 कार्यकर्ता इधर उधर घूमते रहते थे। जहां मैं रहता हूँ वहां का पूरे हरियाणा का हाल ये था, और टिकट लेने के लिए लोग नहीं तैयार होते थे। आज जो कह रहे हैं कि जो आम आदमी पार्टी ने 10 साल के अंदर ये करवाया कि राष्ट्रीय पार्टी बनी, बाकायदा 2 स्टेट के अंदर सरकार भी बनाई, और उसके बाद जहां भी जाते हैं अपना प्रदर्शन बहुत अच्छी से दौड़ाते हैं। हम अपना प्रदर्शन ये नहीं है कि हमारे आंकड़े बोलते हैं। आपने दिल्ली का रिजल्ट देखा, अभी 10th और 12th का रिजल्ट के लिए आंकड़े देखे कि 96.99% हमारा सीबीएसई का रिजल्ट आया 10th और 12th का। उससे पहले आपने केंद्र सरकार के नतीजे देख लीजिए, केंद्र सरकार के स्कूल जो केंद्रीय विद्यालय कहे जाते हैं, उनका 88% आ रहा है उसी दिल्ली के अंदर, वही स्कूल दिल्ली के अंदर है। लेकिन आप देखिए, कंपैरिजन कीजिए, हमने कहीं ना कहीं शिक्षा का सुधार किया है। हम ये नहीं कहते, मैं खुद मानता हूँ, मेरी पर्सनल राय है कि मिजाज, कहीं भी देखिए 100% हर प्रदेश का अपना किया एक मिजाज होता है। पंजाब का एक मिजाज था, आप वहां पर जीते, वहां पर बहुत सारे समीकरण है, उस चर्चा में नहीं जाएंगे। दिल्ली में और नो डाउट एक दिल्ली का मिजाज है, उस मिजाज को आप सूट कर रहे हैं, इसलिए दूसरी बार भी आपको मौका मिला। हरियाणा का अपना एक मिजाज है, वहां पर समीकरण जो है अलग, एक व्यवहारिक अगर बात करें तो ये उतना आसान नहीं है आपके लिए कि आप बिल्कुल वैसे ही संगठन। वही उसी के पास मैं एक अभियान के साथ जुड़ा हुआ हूँ। वैसे भी मैं ये टोल फ्री अभियान, जो टोल की लूट जो मचा रखी है बकायदा, मैं बहुत बार मुद्दे उठा चुका हूँ उसके, अपने क्षेत्रीय लेवल पे भी बहुत ज्यादा इसके लिए अग्रसर हूँ। पंजाब के अंदर भगवंत मान जी ने करके दिखाया 28 टोल, लेकिन हरियाणा के अंदर खुद नितिन गडकरी जी कहते हैं कि हरियाणा की सरकार उसको फॉलो नहीं करती है। ठीक नरेश जी, आपकी आवाज, जी 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 जी, चलिए आपने काफी महत्वपूर्ण बिंदु रखे हैं, मैं थोड़ा और समझ लेता हूं इसको। डॉक्टर संजय, छुपा रुस्तम शब्द जो यूज होता है वो क्या आम आदमी पार्टी या किसी भी अन्य दल के लिए, क्योंकि छोटे छोटे राज्य जो होते हैं जहां 90 सीटों का पूरा खेल हो रहा है, उसमें किसी के पास 10-5 सीटें भी आ जाएं, किसी के पास कम है, तो सरकार में बड़ी, और ऐसे ही हम देखते हैं इनेलो, जेजेपी, ये जो शक्तिशाली बने कम सीटों के बावजूद, उसकी बड़ी वजह यह थी। इस बार चुनाव इसी दिशा में बढ़ता दिखाई दे रहा है आपको? संभव है, लेकिन इसकी संभावना थोड़ी कमजोर दिखाई पड़ रही है। जैसे पिछली बार अगर जेजेपी की 10 सीटें मान लिया जाए और 9 जो निर्दलीय, 2 तो पार्टी से ही थे, 7 निर्दलीय थे, तो अगर 19 सीट को अगर मान लिया जाए तो 19 सीट एक बड़ा आंकड़ा, इसको मैं मानता हूं। क्या इस बार भी जो अगर 20% 19% की बात की जाए, इस बार वैसा लगता नहीं है। लगता है कि बिल्कुल बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने दिख रही है। और ठीक आपने सवाल आपसे किया, कोई वैसे जमीनी समीकरण आपके सामने दिखता नहीं। परिवारवाद और भ्रष्टाचार, इसको लेकर के बीजेपी मुखर रही है। भ्रष्टाचार को लेकर के आप कभी घेरती थी पार्टियों को और आपके प्रति लोगों का भरोसा होता था, लेकिन जिस तरह से आप पार्टी खुद भ्रष्टाचार को लेकर के घिरी हुई है, वैसे लगता नहीं है कि हरियाणा में ये बहुत प्रभाव डाल पाएगी, क्योंकि ये मुद्दे अब इनसे छीनते हुए दिख रहे हैं। रह गई बात जिस पर हम लोग एक बात नहीं कर पाए, जो सोशल इक्वेशन की बात हम लोग कर रहे हैं, कि वो जो ग्राफिक्स में जो आ रहा है कि अगर समाज को समीकरण, सोशल इंजीनियरिंग की बात की जा रही है कि सोशल इंजीनियरिंग का जो पक्ष है वो किनके तरफ झुकता हुआ दिख रहा है या किनके तरफ नहीं दिख रहा है, तो एक जो बड़ा वहां का जो जाट समाज है वो अभी कंफ्यूज्ड है, क्योंकि कुछ वैसा उन लोगों के लिए किया नहीं गया है। इस वजह से वो बहुत भरोसा नहीं कर रही है। पिछली बार तो देवीलाल जी तो एक हरियाणा के ऐसे चेहरे होते थे कि वो पक्ष में रहे या विपक्ष में रहे, एक धुरी बने हुए होते थे देवीलाल जी, लेकिन अब वो ऐसा कोई धुरी जैसी चीज नहीं है। इस बार कांग्रेस और बीजेपी सोशल इक्वेशन के हिसाब से टिकटें इन लोगों ने बांटी है। कांग्रेस ने भी चुन चुन करके वैसे उम्मीदवारों पर दांव लगाई है जो उस जातीय समीकरण को साध सकते। नहीं तो हुड्डा जी का चेहरा इसी मकसद से सामने रखा गया है, इसका कितना इम्पैक्ट? नहीं, बिल्कुल इम्पैक्ट होगा इसका, ऐसा नहीं है कि हुड्डा जी का नहीं होगा, क्योंकि लग रहा था शुरू में कि कांग्रेस शायद शैलजा जी, रणदीप सुरजेवाला, अब रणदीप सुरजेवाला जी के बेटे को टिकट दे करके उनसे ये कर लिया गया, तो हुड्डा जी पर तो भरोसा किया ही गया, कांग्रेस की ही है। लेकिन योजना और परिवारवाद और भ्रष्टाचार, इसको लेकर के कितना घेर पाती है भाजपा कांग्रेस को, इस पर चीजें निर्भर करती है। क्षेत्रीय पार्टियां
अगर 8-10% भी वोट ले आए तो मैं जो अभी समझ रहा हूं, हो सकता है कि चुनाव के बीच में कोई वैसा समीकरण बन जाए, कोई ऐसे मुद्दे हावी हो आपने जाए। माहौल बोला था, एक घटना के- माहौल आपने शब्द शुरुआती जवाब में कहा था, वो बड़ा महत्व का था। तो आप क्लोजिंग कमेंट की तरफ बढ़ता हूं। नरेश जी, अरविंद केजरीवाल का जेल में होना, भ्रष्टाचार के कई आरोप लगना और हरियाणा के लाल के तौर पर जो तैयारी आपने जमीन पर करी थी उसको एक झटका लगना, ये आपको बहुत पीछे कर देता है इस रेस में। नहीं तो हरियाणा का चुनाव आपके लिए बिल्कुल अलग तरीके का चुनाव होता। जी परवीन जी, बिल्कुल मानता हूं जो आपने बात कही है कि हरियाणा का चुनाव बहुत अलग होने वाला था। और अरविंद केजरीवाल जी भी हरियाणा फोकस कर रहे थे कि हमारे 2 स्टेट के बाद में सिर्फ हरियाणा फोकस था। लेकिन कहीं ना कहीं जो भाजपा ने जो ये काम किया, जो आपने देखा भ्रष्टाचार के आरोप के अंदर, कोई भी अभी तक, जो आपने कभी भी देखा है, पुलिस कभी भी किसको कब अरेस्ट करती है कि जब कोई आरोप लगते हैं या बकायदा आरोप सिद्ध होते हैं। लेकिन यहाँ तो उल्टा होता है, आज तक आरोप कोई भी किसी का नाम ले दे खैर और उसको अंदर ये कर भी दिया एक जा रहा है। नैरेटिव है, मैं इस पे ऐसे इसलिए नहीं संगठन- जाऊंगा नरेश जी, हम बहुत लंबी चर्चा, ऐसा नहीं कि हम इन मुद्दों पर बात नहीं करते, जी। बड़ी लंबी चर्चा हुई है और उसमें ये बहुत स्पष्टता से आता है कि ऐसे नहीं है कि कोई राजनीतिक दल, कोई एजेंसी किसी, हाँ कुछ मिलता है जिसके बाद तार जोड़ते हैं, फिर कार्यवाही होती है, वो लंबा विषय हो जाएगा। लेकिन ये आपने माना कि अरविंद केजरीवाल अगर बाहर होते या आए तो शायद कुछ माहौल बदले, क्योंकि एक उम्मीद तो जगी है कि आप लोग शायद उनको मिल जाए, जिस तरह के प्रयास चल रहे हैं, जमानत मिलती नहीं। कल जो है शायद जमानत मिल जानी चाहिए। हाँ, और मैं मिलती नहीं चाहता हूं मिलती कि कहना बड़ा हरियाणा की मुश्किल है। उम्मीदों के लिए- मैं कई बार खबर ब्रेक नहीं, कर मिल चुका जानी हूं चाहिए, कि आने मिल वाले जाए। हैं बाहर और उसके बाद में पता लगता है कि फिर वो अंदर ही रह गए। नहीं, ठीक, देश के अंदर आपने देखा, नहीं इसी के जवाब देते कि आपने देश के अंदर देखा कि एक आपको सुप्रीम कोर्ट जवाब दे रहा है। ठीक और है, उसके वो बाद वो में फिर वो एक एकदम एक अलग चर्चा करेंगे उस पर संक्षेप में। अब थोड़ा पंकज जी, जाट समीकरण और दलित समीकरण में गैर जाट वोट पर आपका ज्यादा फोकस है, आपको भी इस बात की चिंता है, जो राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि जाट वोट जो है वो झुक सकता है हुड्डा जी के चेहरे की तरफ, या कांग्रेस के साथ पुराना जुड़ाव हो या कुछ बदलाव हुआ हो, या आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि जिस तरह के परिवर्तन आपने मुख्यमंत्री के रूप में भी किए या जो आपकी जमीन पर तैयारी दिखती, वो ऐसा लगता है कि गैर जाट वोट पर ज्यादा फोकस है। देखिए, अब बात जाट समुदाय की अगर आप कर रहे हैं तो कांग्रेस की ही बहुत बड़ी नेत्री, बंसीलाल परिवार की लीगेसी को आगे बढ़ाने वाली किरण चौधरी जी और उनकी सुपुत्री श्रुति चौधरी जी, दोनों ही जाट समुदाय से आते हैं। दोनों ही अभी बीते समय में भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। तो ऐसे हम कैसे कह सकते हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी से जाट समाज जो है वो दूरी बनाए रहे, जब इनके बड़े बड़े नेता जाट समुदाय से आने वाले, उस पूरे जाट समुदाय का नेतृत्व करने वाले, ठीक है, पूरे तो हरियाणा पे आपका उस फोकस जो है, परिवार जो कि नेचुरली होना चाहिए, दोनों ही वोट बैंक पर है, जाटों पर भी उतना ही फोकस है, गैर तो जाट पर भी। भारतीय जनता पार्टी ठीक है, 36 बिरादरी को क्योंकि साथ अब लेके समय चलती समय है। समाप्त हो गया। अंश जी को मैं ऐसा नहीं छोड़ सकता कि बिल्कुल कुछ ना बोल पाए। अंश जी, संक्षेप में, हुड्डा जी के चेहरे पर चुनाव हो रहा है, ऐसा माने? ये जो चुनाव है ये जनता के मुद्दों पे हो रहा है। ये जो चुनाव है, ये जो तमाम मुद्दे हम जो लेके हुड्डा चल जी रहे चेहरा हैं, है कि नहीं? ये उन तो तमाम ये तो मुद्दों लंबा पर- आपकी स्पीच हो जाएगी। हुड्डा जी का चेहरा है कि नहीं? नहीं, वो तो चेहरा जो होता है, कांग्रेस पार्टी जो एक लोकतांत्रिक पार्टी है और यहाँ पे जो है फैसला जो होता है वो पार्टी हाईकमान सबसे करता बड़ा चेहरा है यहाँ कि पे नहीं जो फैसला हरियाणा वो में हुड्डा विधायक जी का, करते हैं। कांग्रेस की तरफ से सबसे बड़ा चेहरा? देखिए वो देखा जाए वो हमारे ठीक है, नेता मैं विपक्ष ज्यादा है, इस पर आपको TLP नहीं लीडर परेशान हैं करूंगा। हमारे, लेकिन ये चर्चा तो बड़ी अच्छी रही, definitely- मुझे हरियाणा के मुद्दे जानने समझने को, सचमुच एक श्रोता के नाते भी मुझे ये काफी मुद्दे जानने को मिले, और इसमें मदद करने के लिए डॉक्टर संजय कुमार का बहुत धन्यवाद, पंकज बेनीवाल जी का बहुत धन्यवाद, अंश वत्स जी का बहुत धन्यवाद, और नरेश जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुभकामनाएं, आपको बहुत सारी उम्मीदें हैं। हालांकि चुनाव वैसे नहीं लड़ पा रहे हैं जैसे लड़ सकते थे आप लोग।